सुप्रभात, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर लर्नर्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का हमारे चैनल नीट इज माइंड में। और आज हम करने वाले हैं न्यू यूनिट स्टार्ट, दैट इज इकोलॉजी। और इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एज पर द वेटेज ऑल्सो। एंड अगर जर्नल देखी जाए तो बहुत अच्छी यूनिट भी है ना, इंटरेस्टिंग भी है। आपकी डे टू डे लाइफ पर डील करती है कि आप लोग कैसे इन्वायरमेंट के साथ अट्रैक्ट करते हो, है ना। एंड देन कैसे आप लोग अपने नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हो, आप कैसे अडेप्ट करते हो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग। सो ऑल दैट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है चैप्टर नंबर आपका नंबर आई थिंक 14 13 13 चैप्टर है, बिकॉज 4 चैप्टर इस यूनिट में। 16 चैप्टर आपका टोटल है, तो 13 14 15 एंड 16 आपके इकोलॉजी के चैप्टर है, ठीक है। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक कोई भी यूनिट मिस की है या कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है जो कि आप लोग चाहते हैं पढ़ना, तो प्लीज हमारे चैनल पे जाइए। आपको हर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी, चैप्टर के वाइज भी और यूनिट वाइज भी आप लोग कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों तक ऐसे लेक्चर्स आते रहे। देन वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने कम्युनिटीज में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम कवर करेंगे आपको बेसिकली चैप्टर की इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है। सो नीट इज माइंड, सबसे पहले तो आपको बताना होगा इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with how an living organism interacts with the abiotic and biotic factors, है ना। जितने भी आपके सराउंडिंग्स में डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स है, एबायोटिक फैक्टर्स है, आप लोग उन सारे फैक्टर्स के साथ कैसे डील करते हो, वो कौन सी यूनिट आपको बताती है, इकोलॉजी, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जहाँ पे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनकी एट्रीब्यूट्स, उनके कैसे वो रहना पसंद करते हैं, क्या उनका फिजिकल रोल है हमारे नेचर में, डे टू डे लाइफ में। और देन हम स्टडी करेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इज अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब एक साथ इकट्ठे रहने लग जाते हैं तो हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं। ह्यूमन की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, क्यों ह्यूमन को पॉपुलेशन कहा जाता है? क्योंकि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे इकट्ठे रहने लग जाते हैं तो हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन। दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा लंबे अपने आप में, ठीक है, कोई छोटा चैप्टर नहीं है। ये भी मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में। बट हाँ, ये है कि आप इसे डे टू डे लाइफ का डील कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे, तो आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी इसे पढ़ने में, ठीक है। आर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंग, मतलब हमारा लिविंग वर्ल्ड बहुत डाइवर्स है एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स भी कहीं ना कहीं। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय investigating processes at various level of biological organization, that is macromolecule, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लार्ज होते हैं, माइक्रो मतलब छोटे होते हैं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोलॉजी। ये इन्होंने आपको इकोलॉजिकल हायरार्की दे दी है। क्या दी है? इकोलॉजिकल हायरार्की। जैसे आप लोग एक पढ़ते हैं ना, एक होती है हमारी सेलुलर हायरार्की, जहाँ पे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, देन ऑर्गेनिज्म बनता है ना। उसके बाद क्या होता है? पॉपुलेशन बनती है। जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे इकट्ठे होते हैं तो पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटीज बनती है, देन इकोसिस्टम एंड बायो। ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नीट में 4 मार्क से क्वेश्चन बन सकता है कि आप इकोलॉजिकल हायरार्की को इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर में सेट कीजिए। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायो, ये 4 चीजें आपको याद करनी है। सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक तो आपको आती ही होगी मेरे अकॉर्डिंग। At any level of biological organization, we can ask 2 questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in a garden, we may ask how does the bird sing? है ना, birds कैसे गाती है, और why does the bird sing, क्यों गाती है bird, है ना। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। एक तो कैसे गाती है, वो आपको पता होगा, उसके पास एक वॉइस बॉक्स होता है ना, जिसे हम लोग सिरिंग्स कहते हैं। इनके केस में हम सिरिंग्स कहते हैं, तो उसकी मदद से गाती है। और दूसरी चीज क्या है? वाई बर्ड सिंग, क्यों सिंग कर सकती है। हो सकता है वो किसी को बुला रही हो ना, हो सकता है उसका मूड अच्छा हो, वो गाना गा रही हो सकता है मूड सैड हो, सैड सॉन्ग गा रही हो, तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की कैसी सिचुएशन है। हो सकता है वो अपने पार्टनर को बुला रही हो, अपने किड्स को बुला रही हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके लिए वो गाना गा रही है ना। द हाउ टाइप क्वेश्चन सीम्स टू बी मैकेनिज्म बिकॉज द प्रोसेस, वाइल द वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट, है ना। मैकेनिज्म क्यों? क्योंकि गाने के पीछे एक मैकेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर, जो कि पूरा वॉइस बॉक्स के अंदर सेटअप है। वहीं जो दूसरा क्वेश्चन है कि वो क्यों गा रही है, वो एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है, क्योंकि उसका कुछ भी इंपॉर्टेंस हो सकती है। वो अपनी मर्जी से गा सकती है, नहीं गा सकती, वो हमारे ऊपर नहीं है कुछ भी, है ना। For the first question in example, the answer might be terms of operation of voice box, जैसे हम लोग syrinx कहते हैं, SYRINX, in case of specially birds, है ना, जैसे हमारे वॉइस बॉक्स कहते हैं ना, एडम एप्पल वगैरह हो, तो यहाँ पे syrinx कहते हैं। And the vibrating bone in the birds,
Whereas the second question answer may lie in the bird's need to communicate with its mate. Mate मतलब opposite gender के साथ. During breeding season, when you observe nature around you in a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? जो night blooming flowers होते हैं वो white ही क्यों होते हैं? Genetics है. How does the bee know which flower has nectar? कैसे bee को पता? क्योंकि उनके पास कोई ऐसा mechanism develop हो चुका है. Why does the cactus have so many thorns? क्योंकि उसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई एनिमल ना खाए उसे, और पानी से भी, ताकि बेसिकली उसमें लीव्स नहीं होते हैं ना, वो अडेप्ट हो चुका है ताकि उसमें लीव्स बने ना. जितना ज्यादा लीफ होती है उतनी ज्यादा इवेपोरेशन होती है, मतलब ट्रांसपीरेशन होती है. जब लीफ ही नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगी, तो पानी का लॉस नहीं हो पाएगा. हाउ डज द चिक स्प्रूस रिकॉग्नाइज हिज ओन मदर? सिंक्रोमी होती है एक मदर और चाइल्ड के बीच में, उससे पहचान लेते हैं. एंड सो मेनी क्वेश्चन जैसे आप लोग इकोलॉजी के अंदर स्टडी करोगे. ठीक है. You have already learned in the previous classes that ecology is a subject which study with the interaction among the organism and between the organism. या तो organism में या organism and उसके abiotic environment में. तो यहाँ पे ecology की definition आ गई. You can write it from there. Ecology is basically concerned with the four level of biological organization, that's organism, population, community and biome. इसे cell, tissue, organism या organ system से कुछ लेन देन नहीं है. Sorry, organism से तो है, बट इसे सेल, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम से कोई लेन देन नहीं है. ये ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है और बायोम पे खत्म हो जाती है. ठीक है. बायोम क्या होता है? बायोम इज बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, है ना, उसे हम लोग बायोम कहते हैं. आप स्टडी करोगे भी कितने बायोम्स हमारे इधर इन्वायरमेंट में. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन लेवल. हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल पे देखेंगे. यहाँ पे कम्युनिटी और बायोम लेवल पे हमारे पे इतने डीप में नहीं है, बट थोड़ा सा है. ठीक है, थोड़ा सा है बिल्कुल. Ecology at the organism level is essentially physiological ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to the environment in terms of not only survival but also reproduction. क्योंकि डार्विन जी कह के गए थे कि रिप्रोडक्टिवली फिट होना चाहिए तभी सर्वाइव कर पाएगा. You may have learned in the earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of axis cause annual variation. अब आपको एक समझनी होगी चीज, जो अर्थ है ना वो एक तरह से नहीं घूम रही, वो दो तरह से घूम रही है. सबसे पहले कैसे घूम रही है? वो ऑर्बिट में घूम रही है जो कि सन के आसपास घूम रही है. और दूसरी बात, अर्थ एक अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है ना. अर्थ देखो एक ऐसे से तो घूम ही रही है सन के आसपास, है ना, बट जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है. ठीक है, ऐसे भी रोटेट कर रही है. और वो उसका कारण है, उसका मतलब उससे क्या होता है, उससे एनुअल वेरिएशंस आते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग द टेम्परेचर, है ना, ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर, कई बार गर्मी होती है, कहीं सर्दी होती है, रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन्स. सीजन्स मतलब cold, winter, summer, spring. These variation together with the annual variation in precipitation. Remember, precipitation include both raining and snow. ठीक है. अब precipitation का मतलब ये नहीं सिर्फ बारिश हो रही है, बारिश या स्नो कुछ भी हो सकता है. Account for the formation of major biomes such as desert. अब biomes की बात की जा रही है. Desert हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा, है ना, टुंड्रा रीजन्स हो गए. तो बेसिकली आपको दिखाया गया ये टेबुलर फॉर्म है कि कौन से रीजन में कितनी बारिश होती है और कितनी आपका टेम्परेचर रहता है. तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है? ऐसा रीजन बताइए जहाँ पे मैक्सिमम एनुअल प्रेसिपिटेशन होती हो, दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. जहाँ पे मिनिमम होती हो. अब मिनिमम के लिए आप लोगों को यहाँ पे ना पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी होगी. और बेसिकली यहाँ पे मिनिमम मेरे अकॉर्डिंग डेजर्ट से आना चाहिए, है ना. डेजर्ट है ये, हाँ डेजर्ट ही आएगा. ठीक है, डेजर्ट में सबसे कम होती है. ठीक है, उस पर आप लोग बताओगे, फिर उससे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ मिलता है. तो आप लोग वहां से पेंसिल से ड्रॉ करके देखना, जिसके भी इक्विवेलेंट आएगा वो हो जाएगा. और मिनिमम तो आपको दिख ही रहा है, आर्टिक रीजन में दिखता है. तो यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन बन सकते हैं. और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आप लोगों को पूरा फिगर दे देते हैं और ये नाम हटा देते हैं, ए बी सी डी लिख देते हैं और आपसे पूछते हैं ए बताइए क्या है, बी क्या है, ऑल दैट. ठीक है, ऐसे पूछते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ठीक है. Regional and local variation within the each biome led to the formation of variety of habitats. Major biome of Earth are shown in figure 13.2 of our planet Earth. Life exists not to just in a few favorable habitat but even extreme and harsh habitat. है ना. ये नहीं है कि सिर्फ जहाँ पे एक अच्छा क्लाइमेट है, एक अच्छी वेरिएशन है, वहीं पे लाइफ है. ऐसा नहीं है, हर जगह लाइफ अवेलेबल है, इवन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी. ठीक है. कहाँ पे थे हम लोग? Okay. Scoring Rajasthan desert, rains of Meghalaya forest, deep ocean trackies, or torrential streams, permafrost, this is snow-laden polar region, high snow-laden है ना, high mountain tops, thermal springs and
shrinking compost pits, to name a few, है ना. Even our intestine is a unique habitat for hundred of species of microbes. हमारा intestine, कौन सा intestine, small या large, कोई भी हो सकता है, ठीक है. What are the key elements that led to the so much a variation in the physical and chemical condition of different habitats? क्या ऐसा एलिमेंट है, तब उनका मतलब एडेप्टेशन होते हैं बेसिकली ये चीज को. द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. ये तो आपको बताइए कि क्या फैक्टर है जो कि डिफरेंट डिफरेंट लिविंग थिंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं. वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल abiotic component alone do not characterize the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component also, pathogen, parasite, predators and competitors. पैथोजन क्या होता है, जो कि दूसरी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है. पैरासाइट्स भी दूसरी बॉडी के अंदर रहना पसंद करते हैं. प्रेडेटर जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खाना पसंद करता है, दूसरों को प्रे के ऊपर फीड करना पसंद करता है. और कॉम्पिटर्स जो कि दो और स्पीशीज कहीं पर कॉम्पिटिशन हो सकता है, उसमें से एक सर्वाइव करती है ना. तो ये है ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली. We assume that over a period of time, the organism had through natural selection evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat. Each organism has an invariably defined range of conditions that can tolerate diversity in the resources it utilizes and distinct feature role in the ecological system. All these together comprise niche. इसे कहते हैं नाइश, NICHE, ठीक है. नाइश क्या होता है बेसिकली, अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल देता हूँ. आप लोगों के दो रोल होते हैं, ठीक है. जब आप लोग अपने एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हो तो आप लोगों के दो रोल होते हैं. एक तो आपको होता है फंक्शनल रोल, क्योंकि आप अपने जो अपनी एजुकेशन ली है उसको आप लोग कहीं जाके सर्व करते हो, आप जॉब करते हो, वो हो गया आपका फंक्शनल रोल. और दूसरा क्या होता है, आप लोग जब घर में रिलैक्स्ड मूड में पड़े हो, आप किसी काम को नहीं कर रहे हैं ना, तो ये जो फंक्शनल रोल है ना आपका, उसे हम लोग नाइश कहते हैं. कि एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट में मेजर रोल क्या है, क्या वो काम कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं नाइश. अब ये नहीं कि वो आराम से पड़ा हुआ है, वो वाला मूड नहीं. जब आप लोग अपने वर्किंग सेंस में होते हो, वर्किंग प्रोफाइल में होते हो, तो उसे हम लोग कहते हैं नाइश, ठीक है. समझ आ गई नाइश क्या होती है, दैट इज अ फंक्शनल रोल, ठीक है. कोई रिलैक्सिंग मोड वाला नहीं, फंक्शनल रोल जो होता है वो, कि आपका फंक्शनल रोल क्या है आपकी इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में. देन दीज आर द डिफरेंट बायोम्स जो कि आप लोग दिखाए गए हैं. सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सबसे रिच डाइवर्सिटी है यहाँ की. देन डेसिडियस फॉरेस्ट, आपको सी पार्ट डेजर्ट दिख रहा है एंड डी पार्ट आपको सी कोस्ट दिख रही है, ठीक है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं. मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, अब कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर जो कि लिविंग को इफेक्ट करते हैं, लाइफ को इफेक्ट करते हैं. सबसे पहले तो टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर. यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली, है ना. कहीं ठंड होती है, कहीं गर्मी होती है. You are aware that the average temperature है ना, ठीक है, decreasing progressively from the equator toward the pole. जैसे आप लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, है ना, तो क्या देखने को मिलता है आपको, टेम्परेचर ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता रहता है ना. पोल्स की तरफ जाना होता है तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर ठंडा हो जाता है. इट रेंज फ्रॉम द सब जीरो लेवल इन द पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन द ट्रॉपिकल डेजर्ट्स इन समर, ठीक है. तो वहां पे जीरो से भी कम हो सकता है और यहाँ पे 50 से भी ज्यादा हो सकता है. There are however unique habitats such as thermal spring and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 degrees Celsius even. It is a general knowledge that mango trees do not and cannot grow in a temperate countries like Canada, Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest, है ना, and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitude in the oceans. You can appreciate the significance of temperature to the living organism when you realize that it affects the kinetic of enzyme, and though it is metabolic activity and other psychological function of organism, a few organisms can tolerate and thrive a wide range of temperature. They are known as eurotherms. ऑर्गेनिज्म जो कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब जो भी टेम्परेचर आएगा उसे टॉलरेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर देगी, उसे हम लोग कहते हैं यूरोथर्मल. जैसे हम मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आती है ना. वहीं दूसरी बात होती है ऐसे एनिमल जो कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर पे ही रहना पसंद करते हैं. ऊपर नीचे अगर जो टेम्परेचर होगा तो वो उसमें नहीं रह पाते, उसे हम लोग कहते हैं स्टेनोथर्म्स. They are known as stenotherms. The level of thermal tolerance of a different species determine to a large extent their geographical distribution. Can you think of few eurothermal and stenothermal animal and plants? मैंने आपको बता दिया है. यूरोथर्मल्स की अगर हम बात करें तो हम मैमल्स आ जाते हैं और स्टेनोथर्मल्स में आप लोगों के पास आते हैं रेप्टाइल्स. जैसे आपकी हो गई लीजर्ड, है ना. लीजर्ड क्या सर्दियों में देखने को मिलती है? नहीं मिलती, गर्मियों में आ जाती है ना. सर्दियों में क्या होते हैं, ये सो जाती है, हाइबरनेट कर जाती है. पोलर बियर
है ना, एस्टिवेशन होती है वहां पे, वो भी आप स्टडी करोगे इसी में। In recent year, there have been a growing concern about the gradually increasing average global temperature। मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर है, एक ना ग्लोबल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बट वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके जो पोलर आइस कैप्स है ना, वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो सी लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इफ दिस ट्रेंड्स कंटिन्यू, अगर ऐसा चलता रहा, वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड? या बहुत सारी स्पीशीज की अफेक्ट होगी, ठीक है। सेकेंड इज ऑफ वाटर। Water is another important factor influencing the life of organism. In fact, life on the earth originate in water, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने इवोल्यूशन में कि जो लाइफ है वो पहले वाटर से ही आई थी, वाटर में ही प्रोटोप्लाज्म ग्रो करना शुरू हुआ था, एंड इज अनसुटेबल विदाउट वाटर, और वाटर के बिना वो अनसुटेबल थी, अनसस्टेनेबल थी, सॉरी। Its ability is to so limited in the desert that only special adaptation make it possible for the organism to live in there. The productivity and distribution of plant is so heavily dependent on water। अब जैसे आपको पता है जो आपके ये होते हैं ब्रायोफाइट्स, दे आर नोन एज एम्फीबियंस, क्यों? क्योंकि इनको पानी की रिक्वायरमेंट होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो वो पानी के पास ग्रो होगी, जहाँ पे पानी नहीं वो ग्रो ही नहीं हो सकते। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक एंड रिवर शुड नॉट face any water related problems, but no, they face, but it is not true. For aquatic organism, the quality, chemical composition, pH of water becomes important। The salt concentration measured as a salinity, है ना, कितना salt content है, salinity in the per thousand is less than 5 in island water। ठीक है, जो आपको salt content बनाया जा रहा है, जो inlet water होता है वहां पे 5% से कम होता है, 30 to 35 in sea and greater than 100 in your some hypersaline lagoons। Some organisms are tolerant to a wide range of salinity, that is urothalines। Haline का मतलब क्या होता है? Salt। And some are restricted to narrow range, that is stenohaline। ठीक है। Many freshwater animal cannot live for this long in sea water and vice versa because of the osmotic problem they would face। ठीक है, osmotic मतलब अब देखो आपकी बॉडी के सेल्स को एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए। आपने स्टडी किया ना प्लाज्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है कहीं पर सेल श्रिंक हो जाए, स्वेल हो जाए, तो वो सब एनिमल्स में नहीं चल पाएगा, है ना। तो क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इन सब कारण की वजह से, एक प्लांट में या एनिमल में। ठीक है। थर्ड इज योर लाइट। सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस व्हिच इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, we can quickly understand the importance of light for the living organism, particularly autotrophs। autotrophs जो मतलब खाना अपने आप बनाते हैं अपना। Many species of small plant, herbs and shrubs growing in the forest are adapted to photosynthesis optimally under low light condition because they are constantly overshadowed by tall canopied trees। क्या होता है कि जो आपके छोटे घासें भूसे होती है, हर्ब्स होते हैं, shrubs होते हैं, जब उसके ऊपर बड़े बड़े ट्री आ जाते हैं ना, तो ट्री जब होते हैं तो वो एक शेड बना लेते हैं, सारे ट्री इकट्ठे होते हैं, एक शेड बना लेते हैं, उस शेड को हम लोग कहते हैं कैनोपी। कैनोपी, ठीक है, कैनोपी कहते हैं उसे। और उसके नीचे आ जाते हैं वो लोग, जब उसके नीचे आ जाते हैं तो उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिल पाती, तो उन्होंने अपने आप को ऐसे चेंज कर दिया, ऐसे अडेप्ट कर लिया अपने आप को, ताकि उनको कम लाइट मिले तब भी वो अपना खाना बना सके। Many plants are also dependent on the sunlight to meet their photoperiodic requirement। photoperiodic मतलब photoperiodism आपने पढ़ा ना, फ्लावरिंग के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑल दैट। मतलब शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट है ना, न्यूट्रल प्लांट, वो आपने स्टडी किया है। फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इंपॉर्टेंट इन दैट दे यूज द diurnal and seasonal variation in light intensity and duration। Photoperiod are clue for the time for foraging, reproductive and migratory activities। The availability of light on the land is closely linked with the temperature since the sun is the source of both, है ना। सन से आपको हीट एनर्जी मिल रही है और सन से लाइट भी मिल रही है। But deep, that is greater than 500 meters in the oceans, the environment is dark and inhabitants are not aware of the existence of celestial sources of energy called sun। वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको पता भी नहीं कि सन नाम की कोई चीज होती है। What then their source of energy? वहां पे क्या, वहां पे वो कैसे सोर्स, मतलब खाना कैसे बना रहे हैं, दैट इज केमिकल मेथड, है ना। केमिकल आपने पढ़ा ना, कीमोटोट्रॉफ्स, तो वो कीमोटोट्रॉफ्स होते हैं। The spectral quality of spectral मतलब spectra, different wavelength of solar radiation is also important for life। The UV component of spectrum is harmful many organisms while not all other color component of the visible spectrum, है ना। हो सकता है एक component of light आपके लिए बहुत harmful है, दूसरा बहुत useful है, तो all that बताया जा रहा है। ठीक है।
are available for the marine plant living at the different depth for the ocean. Among the red, green and brown algae that inhabited the sea, which is likely to be found deepest in the water. कौन सी होती होगी मेरे अकॉर्डिंग तो आपकी रेड और ग्रीन, हाँ बेसिकली रेड और ग्रीन होती होगी, ग्रीन तो नहीं होगी, रेड या ब्राउन में से होगा, ठीक है, ये दोनों हो सकती है। नेक्स्ट इज सोयल। द नेचर एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज डिफरेंट प्लेस वेरी, है ना, डिफरेंट जगह का और डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलिटी होती है सॉइल की। इट इज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदरिंग मतलब रॉक्स का पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, whether soil is transported or sedimentally, or how soil development occurred. Various characteristics of the soil such as soil composition, grain size and the aggregation का तो छोटी छोटी चीजें मिलके जुड़ जाती है, determine the percolation and the water holding capacity. तो percolation होती है ना, water holding capacity same है इनका मीनिंग। These characteristics along with the parameters such as pH, mineral composition and topography determine, topography मतलब किस जगह के अकॉर्डिंग है, determine the large extent of the variation in any area. This in turn dictates the type of animal that can support it. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristic often determine the type of बेनेटिक एनिमल, बेनेटिक मतलब जो कि नीचे रहना पसंद करते हैं, दैट कैन सर्वाइव देयर, ठीक है। बेनेटिक्स जो नेक्टॉन्स है ना, ये होते हैं, ऐसी 3 वैरायटी होती है। देन इज योर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके 5 नंबर में पूछते आ सकते हैं, 3 में आएगा सीधा बोर्ड्स में, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब कैसे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देते हैं एबायोटिक फैक्टर के प्रति। हैविंग रियलाइज्ड दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट मे वेरी ड्रास्टिकली इन टाइम, वी नाउ just give me a minute, yeah, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे लाइव चैट नहीं आ रही, तो आई वाज चेकिंग कि लाइव सही चल रहा है नहीं, सो नो इशू, ठीक है, सही चल रहा है। We now ask how do the organism living in such a habitat cope or manage with a stressful condition? But before attempting to answer this question, we should perhaps ask first, why is a highly variable external environment should bother organism after all? क्योंकि जहाँ पे रह रहा है अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म को तो वही इन्वायरमेंट बॉदर करेगा ना, वहीं पे वो रह रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे फीड करना है, उसी के अकॉर्डिंग उसे रिप्रोड्यूस करना है, उसी के अकॉर्डिंग डाइजेस्ट करना है, उसी के अकॉर्डिंग एक्सक्रीट करना है, तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। One would expect the duration of the course of million of years, that is evolution of their existence, many species would have been evolved a relatively constant internal within the body environment that persists all the biochemical reaction and physiological function to proceed with maximum efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. So this constancy, for example, could be in terms of optimum temperature and the osmotic concentration of body fluid ideally. Then organisms should try to maintain the constancy in the internal environment is called homeostasis. होमोस्टासिस और हीमोस्टासिस कुछ भी कह लीजिए आप। तो होमोस्टासिस क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकता है, उसे हम लोग कह सकते हैं होम्योस्टासिस, ठीक है। और यहाँ पे पता है होमोस्टासिस पे क्वेश्चन आता है, वहाँ पे लिखा होता है, एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट, तो जो बेस्ट आंसर होगा वो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, उसे टिक करके आना नीट में। Let us take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degree. Human body को कितना चाहिए होता है 35 to 37 degree and wish to maintain it so, और उसे maintain करके रखना चाहता है even when it is hot or freezing cold outside. It can be achieved at home, in the car while traveling, and at the workplace by using an air conditioner in summer and heater in winter. Then his or her performance would be always maximal regardless of weather around him or her. Here the person homeostasis is accomplished not through a psychological but artificial means. How do other living organisms cope with the situation? Let us look at the various possibilities. ठीक है, ये जो डायग्राम है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रेड लाइन है ना ये रेगुलेटर है, मतलब जो कि अपना जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रख सकते हैं किसी भी तरह के कंडीशंस में। देन आपके साथ है कुछ पार्शियल रेगुलेटर, क्योंकि कुछ टाइम तक अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते, तो वो अपने रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, सो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, है ना, अपने आप को डॉर्मेंसी में ले जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। और तीसरी टाइप होती है जो कि अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, कन्फर्मर,
जो कि जैसी सिचुएशन आती है और वो भाग जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं, किसी मतलब किसी भी तरह से ऐसी जगह में चल जाएगा जहाँ पे उनको वो टेम्परेचर दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगा, बट वहां पे नहीं रुकेगी, ठीक है। कन्फर्मर्स भाग जाते हैं, रेगुलेटर जो कि अपना कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, और पार्शियल रेगुलेटर जो कि कुछ हद तक मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन इज योर रेगुलेटर्स। सबसे पहले तो आता है रेगुलेटर्स। सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होमियोस्टासिस बाय फिजियोलॉजिकल, समटाइम बिहेवियरल आल्सो, mean which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration. All birds and mammal and very few lower vertebrates and invertebrate species are indeed capable of such regulation, thermoregulation and osmoregulation. Evolutionary biologists believe that the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and survive thrive whether they लिव इन एंटार्क्टिका और इन सहारा डेजर्ट। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैमल्स में अडॉप्ट की गई है। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर दैट वन वी यूज, है ना, ह्यूमंस यूज, मतलब वी मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 37 के बीच में रेंज करता है। इन समर व्हेन आउटसाइड द टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट, है ना, ये आपका नॉर्मल है, साइकोलॉजिकल है ये, क्योंकि आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है। वी स्वेट प्रोफ्यूजली, है ना, हम पसीने, हमारे को पसीना आने लग जाता है। द रिजल्ट इन इवेपोरेटिंग कूलिंग सिमिलरली टू व्हाट विद द डेजर्ट कूलर इज ऑपरेशनल, ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर टू द nominal. Winter, when the temperature is much lower than 37 degrees Celsius, we start shivering, a kind of exercise which produce heat and raise the body temperature. Plant on the other hand do not have such mechanism to maintain the internal body temperature, ठीक है। समर्स में स्वेटिंग हो जाती है और विंटर में शिवरिंग हो जाती है, ठीक है। सेकेंड इज ऑफ कन्फॉर्मर्स, ठीक है, जो कि भाग जाते हैं। एन ओवरवेलमिंग majority 99% of animal and nearly all plant cannot maintain a constant body internal temperature or environment. Their body temperature changes with the ambient temperature. In aquatic animal, the osmotic concentration of the body fluid change with that of ambient air. Moment. Okay. Water osmotic concentration, these animal and the plant are simply conformers. Considering benefit of constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers have not evolved to become regulators. Recall the human analogy as we used, है ना, इसमें एनर्जी चाहिए होती है बेसिकली। क्यों नहीं वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए? क्योंकि उन पे इतनी एनर्जी नहीं होगी, इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज हाईली एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस, ठीक है। Recall the human analogy we used much above, है ना, much as they like how many people can really afford an air condition. Many simple, मतलब वही बात कह रहे हैं कि कितने लोग आज के टाइम पे एयर कंडीशनर अफोर्ड कर पाते हैं, है ना, वेरी फ्यू पॉपुलेशन। तो सिमिलरली ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म भी नहीं अफोर्ड कर पाए इस प्रोसेस को, क्योंकि वही अगेन एनर्जी एफिशिएंट है। Okay, thermoregulation is an energetical expensive for an organism. This is particularly true for small animal like shrews and human bird. Heat loss or heat gain is the function of surface area. जितना surface area होगा उतने जल्दी heat lose होगी. Since small animals have a large surface area relative to the volume, they tend to lose heat very fast when it is cold outside. Then they have to expend much energy, मतलब use much energy to generate body heat through metabolism. This is the main reason why very small amount animals are rarely found in polar regions during the course of evolution. The cost and the benefit of maintaining the coastal internal environment are taken into consideration. ठीक है, एक तो cost, मतलब इतना easy process नहीं है, ATP के मॉलिक्यूल लगते हैं, और दूसरा कि आपके अंदर मैकेनिज्म भी होना चाहिए उसके लिए ना। But the ability to regulate, but only over a limited range of environmental condition beyond which they cannot survive or which they can simply conform. If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for the survival. ठीक है, अगर जे ये चीज मतलब जो स्ट्रेसफुल एक्सट्रीम कंडीशन है वो थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटी सी ड्यूरेशन के लिए, तो क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। वन इज योर माइग्रेट, मतलब माइग्रेशन हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। The organism can move away temporarily from the stressful habitat to more hospitable area. हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल क्या होती है, जगह जहाँ पे आपको अच्छी कंडीशंस मिलती है, आप लोग वहाँ पे सही रह सकते हो, है ना, दैट इज योर हॉस्पिटल एरिया, एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल कंडीशन इज ओवर. In human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for the duration of summer.
Many animal, particularly birds, during winter undergo a long distance migration to more hostile area. Even winter, the famous क्योलाइडो नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान में है ये, जहां पे आपकी साइबेरियंस आती है. 4,000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम द साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थर्न रीजन्स. ठीक है. नेक्स्ट इज योर सस्पेंड. सस्पेंड क्या होता है? किस चीज से छोड़ देना कि भाई ये चीज हमसे नहीं होगी अब. ठीक है. एंड बैक्टीरिया, फंजी इन लोअर प्लांट, वेरियस काइंड ऑफ थिक walled spores are formed which help them to survive unfavorable condition. आपने अमीबा के केस में स्टडी किया ना चैप्टर 1 में, एंसिस्टेशन एंड स्पोरुलेशन होती है. तो क्या है वो एंसिस्टेशन? एक सस्पेंड है, वो नेचर से अपने आप को अलग ही कर रही है. दिस जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ suitable environment. In higher plant, seed and some other vegetative reproductive structures serve as a mean to hide tide over a period of stress beside helping in dispersal. They germinate to form new plant under favorable moisture and temperature condition. They do so by reducing their metabolic activity and going into the state of dormancy. In animal, the organism is unable to migrate, might avoid stress by escaping in time. अब माइग्रेशन में भी एनर्जी चाहिए होती है, तो कहीं ऑर्गेनिज्म ऐसे तो माइग्रेट भी नहीं कर सकते है ना, तो क्या करेगा वो? माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम. तो उस टाइम पे वो छुपना पसंद करते हैं, मतलब किसी ऐसी जगह में चल जाएंगे जहां पे उस चीज का पता ही नहीं चलता. द फेमिलियल केस ऑफ बियर गोइंग इनटू हाइबरनेशन. अब विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन, जो आपको मैंने बताई थी, जो बियर होते हैं सर्दियों में जाके सो जाते हैं, दैट इज हाइबरनेशन, एग्जांपल ऑफ एस्केप इन टाइम. और दूसरी होती है एस्टिवेशन, जो कि आपके समर स्लीप कहते हैं, जैसे जो आपकी ये करती है लिजर्ड्स करती है ना, दैट इज एस्टिवेशन. रिलेटेड प्रॉब्लम हीट और डायसेक्शन. डायसेक्शन मतलब सूखा पड़ने से, डायसेक्ट है ना, डायसेशन की डिहाइड्रेशन ना हो. Unfavorable condition, many zooplankton species in the lakes and ponds are known to enter in the diapause. That is a stage of suspended development. वो मतलब रहेगे वैसी, बट वो डेवलप नहीं हो पाएगी, रिप्रोड्यूस नहीं करेगी. ठीक है. ओके, कितना पढ़ा है और कितने मिनट का लेक्चर हुआ है? क्योंकि आज आपने बहुत स्टडी कर लिया यार. 33 मिनट का लेक्चर हुआ है. अडेप्टेशन पढ़ी है, क्योंकि अडेप्टेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कोई नहीं, वी विल स्टार्ट विद दिस टुमारो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन स्टार्ट दिस टुमारो. वैसे ही 4 चैप्टर रहते हैं है ना. इस मंथ के एंड या अक्टूबर के 10 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. एंड वी आर रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ एनसीईआरटी. ठीक है, एक चीज पे फोकस कीजिएगा. सो अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन, है ना. कोई डाउट है तो प्लीज हमसे पूछिए. कहाँ पूछ रहे हैं आप लोगों को? या तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप लोगों के पास डाउट फॉर्म अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी पूछ सकते हैं. सो थैंक यू, गुड बाय, बाय.